हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज़ मी अनुप गोदियाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल स्टडी पॉइंट। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्ष 2024 के, यानी कि कल 16 जून को यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ है, जिसको लेकर पहली बारी में जब मैंने स्टूडेंट से सवाल पूछे तो उनका आंसर ये था कि सर पेपर जो है काफ़ी अच्छा था, लेकिन जब इसको एनालाइज किया गया, इसको देखा गया तो ये चीज़ सामने आई कि मतलब इतना भी आसान नहीं है। एक कह सकते हैं मॉडरेट पेपर बना है, अच्छे हैं, कुछ फैक्चुअल चीज़ें भी हैं, लेकिन कुछ आप लोग जानते हैं यूपीएससी का नेचर, कुछ ऐसे प्रश्न भी डाले गए हैं जो कि शायद आपको परेशान किए होंगे। साथ में मैं कई दफ़े इसको जो है क्लासेस में आप लोगों से डिस्कशन करते हुए कहता हूँ कि आप लोग जो है एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करिए, और इस बार के एग्ज़ाम में यूपीएससी ने ये साफ कर दिया है कि एलिमिनेशन मेथड से ही एग्ज़ाम को जो है सॉल्व करने का एक जो है बेहतरीन तरीका माना जा सकता है। तो बस आप सबको पहले तो ऑल द बेस्ट जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है। और अब हम लोग बात कर लेते हैं आज के इस प्रश्न पत्र पर। देखो, हम लोग ट्राई करेंगे कि इसको कम समय में जो है सबसे पहले इसके हमें आंसर्स पता चले कि कौन से सही आंसर है, क्योंकि कई लोग जो है अभी भी आंसर्स को खोज रहे होंगे कि वास्तव में जो है इसका सही आंसर क्या होगा। और जो टीम के द्वारा मेहनत की गई है इस पेपर के ऊपर, उसको देखते हुए हम लोग ये ट्राई करेंगे कि आपको जो है सटीक आंसर्स प्रोवाइड करवाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के प्रश्न नंबर 1 की। देखो, मेरे पास अभी जो सेट है वो सेट बी है, तो आप लोग जो है मैच कर लीजिएगा क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछता है कि किसी अर्थव्यवस्था में कुल प्रजनन दर को किस रूप से परिभाषित किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक महिला की गर्भधारण आयु, यानी कि चाइल्ड जो बेरिंग एज होती है, इसके अंत तक उसने जन्मे जीवित बच्चों की जो है औसत संख्या कितनी रही है, उसी को हम लोग कुल प्रजनन दर यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट के रूप में जानते हैं। बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक की चल निधि समायोजन सुविधा विंडो, यानी कि यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं, एक बार इंग्लिश में भी इसको देख लेते हैं। तो इसमें बात करें हम लोग अबाउट दी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इसके बारे में जो है आप लोगों ने सही आंसर इसका बताना है। तो आपके पास में ऑप्शन आते हैं कि गैर बैंकिंग वित्तीय जो है भारतीय रिजर्व बैंक की चल निधि समायोजन सुविधा को लाभ देती है। भारत में विदेशी संस्थागत निवेशक सरकारी प्रतिभूतियों के धारक बन सकते हैं, और भारत में शेयर बाजार यानी कि स्टॉक एक्सचेंज ऋणों के लिए पृथक व्यापारिक मंच यानी कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान कर सकते हैं। तो देखो, यदि इसमें हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना जरूरी हो जाता है कि LAF होता क्या है वास्तव में। देखो, हम लोगों ने बात की ना यहाँ पर LAF की। LAF का मतलब क्या है? दैट इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, यानी कि हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जब कभी कोई कमर्शियल बैंक होता है, उसके पास में मनी का कह लीजिए शॉर्टफॉल हो जाए या मनी जो है वो कम पड़ जाए, तो वो जो है RBI के पास जो है मनी को या पैसों के लोन को लेकर जाती है। तो ऐसे में RBI क्या करेगा? RBI जो है LAF फैसिलिटीज़ के तहत 3 प्रकार के जो है लोन प्रोवाइड करवाती है, जिसमें सबसे पहले आता है रेपो रेट, दूसरा आता है इसमें रिवर्स रेपो रेट, और तीसरा इसमें जो आता है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, यानी कि MSF जो है। अब सवाल यह है कि ये जो रेपो रेट है, देखो रेपो रेट आप लोग समझते हैं कि ये वो दर होती है जिस पर RBI के द्वारा कमर्शियल बैंक्स को लोन दिया जाता है, और बदले में जो है बैंक्स के द्वारा RBI में कुछ ना कुछ कोलैटरल रखवाया जाता है, यानी कि कुछ ना कुछ वहां पर सिक्योरिटी अमाउंट उनको रखवानी पड़ेगी कोलैटरल के रूप में। रिवर्स रेपो रेट में ठीक अपोजिट कर देंगे कि जब कभी RBI जो है वो कमर्शियल बैंक से लोन लेता है। देखो, RR में जो है RBI कमर्शियल बैंक को लोन देता है, और RRR यानी कि रिवर्स रेपो रेट में कमर्शियल बैंक से लोन लेता है। वहीं अगर MSF की बात करें तो जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है उसमें RBI क्या करेगा? 2011 से ये फैसिलिटी पहले तो शुरू हुई थी, और RBI के द्वारा जो है कमर्शियल बैंक्स को मनी के शॉर्ट केस में रेपो रेट के भी ऊपर जो है कुछ पैसा दिया जाता है। पहले तो ये याद रखना कि हमेशा ये क्या होता है, ये हमेशा 2% के हिसाब से जो है दिया जाता है, जो भी NDTL होता है किसका? दैट इज कमर्शियल बैंक्स का। तो उसके ऊपर यानी कि रेपो रेट के भी अतिरिक्त जो है RBI जो मदद करता है वो MSF के तहत करता है। और MSF में ये भी कहा गया है कि MSF जो होगा इसकी न्यूनतम जो अमाउंट होगा, मिनिमम जो होगा वो 1 करोड़ रुपए जो है RBI के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो पहला प्रश्न पूछा गया कि क्या ये NBFC को जो है प्रोवाइड करवाता है, तो मेरे अकॉर्डिंगली गाइस, ठीक है, ये थोड़ा एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जरूर है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली जो है ये पहला ऑप्शन जो है गलत होना चाहिए, क्योंकि ये बैंक्स को देता है, नॉन बैंकिंग फैसिलिटीज को नहीं। बाकी जो ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 3 है, बिल्कुल जो है सही ऑप्शन है। तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं इस पे क्वेश्चन को आंसर करूं तो इसका जो है 1 और 2 जो है सही, सॉरी, इसमें जो है पहला तो गलत है, लेकिन इसमें हम लोग बात करेंगे कि जो 2 और 3 है वो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। लेकिन कुछ मामलों में मैंने ये देखा है कि जो हमारे एक्सपर्ट्स की टीम है वो बता रहे हैं कि तीनों जो है ऑप्शन सही है। तो ये थोड़ा एक क्वेश्चन मार्क जरूर है, लेकिन अगर आप चलोगे मेरे साथ तो उसमें जो है हम लोग ऑप्शन डी को शामिल कर सकते हैं।
बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न आता है कि भारत में निम्न में से कौन कॉर्पोरेट बॉन्डों और सरकारी प्रतिभूतियों में जो है व्यापार कर सकते हैं? बीमा कंपनियां कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। पेंशन निधि कर सकते हैं, खुदरा निवेशक कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर आता है फ्रेंड्स, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीनों के द्वारा किया जा सकता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि ईटीएफ, मोटर जो है व्हीकल्स, और लास्ट में जो है मुद्रा की अदला बदली। उपरोक्त में से किन्हें या किसे वित्तीय लिखत यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट है इसके रूप में माना जाता है? देखो इसका आंसर जो है ना बहुत आसान से हो सकता है। ईटीएफ इसमें शामिल होता है, मुद्रा की अदला बदली इसमें शामिल होती है, लेकिन मोटर जो वाहन है उसमें शामिल नहीं हो सकता। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो आता है केवल 1 और 3, ठीक है। ये जो है इसका सही जवाब इसमें आता है। अब बात करेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हुए। भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टर्स के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखो गाइस, ये मैंने कहा था ना कि कुछ आसान क्वेश्चन भी हैं और कुछ जो है थोड़ा सा ट्रिकी बनाते हुए आयोग ने प्रश्न डाले हैं। अगर इस प्रश्न की ओर विचार करें तो सबसे पहला पूछा हुआ है कृषि उत्पाद का भंडारण। अच्छा, आप लोगों ने जो है जल्दबाजी में कंफ्यूजन कर दी होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि एग्रीकल्चरल सिर्फ प्रोडक्ट्स पूछा होता तो वो प्राइमरी सेक्टर का होता है, लेकिन इसमें भंडारण की बात की है तो भंडारण जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में भी नहीं आ सकता। भंडारण हमेशा होता है टर्शियरी सेक्टर में, क्योंकि भाई भंडारण मतलब सर्विसेज दी जा रही हैं, तो भंडारण टर्शियरी सेक्टर का आएगा। डेयरी फार्म की बात करें तो ये बिल्कुल सही है, प्राइमरी सेक्टर्स में आता है। खनिज की खोज की बात करें तो ये गलत ऑप्शन बना दिया, क्योंकि खनिज यानी कि माइनिंग जो है वो प्राइमरी सेक्टर का आता है, न बल्कि टर्शियरी सेक्टर का। और कपड़ों की बुनाई की बात करें, ठीक है, जहां पर क्या हो रहा है मशीनरीज के द्वारा, मशीनों के द्वारा जो है कपड़ों को बुना जा रहा है, तो ये बिल्कुल जो है सेकेंडरी सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का पार्ट आता है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए दैट इज ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन बी। और इसमें क्यों मैंने ऐसा कहा है आप लोगों से, केवल इसमें से जो है 2 सही है। एक पहला वाला जो है सॉरी ये दूसरा वाला सही है और जो है चौथा वाला सही है। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं, निम्न सामग्रियों पर विचार कीजिए। कृषि अवशिष्ट, मक्का के दाने, अवशिष्ट जल शोधन, अवपंक और कास्ट मिल अवशिष्ट जो है, यानी कि इंग्लिश में एक बार देख लीजिए, आई नो इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। एग्रीकल्चरल जो है रेजिड्यूज की बात करें, कॉर्न ग्रेन की बात करें, जो है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लेजेस की बात करें और वुड मिल वेस्टेज की बात करें। विच ऑफ द अबव कैन बी यूज्ड टू फीड स्टॉक फॉर द प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल जो है एविएशन फ्यूल। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की बात करें तो अकॉर्डिंग टू मी गाइज इसमें सारे ही आंसर्स जो है वो बिल्कुल सही हैं, यानी कि इसका जो राइट आंसर आना चाहिए दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1, 2 एंड 3 ये तीनों जो है इसके सही जवाब आ जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में भौतिक पूंजी के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। थोड़ा जल्दी इसलिए चल रहा हूं क्योंकि लेंदी पेपर है और जो है आप लोगों का अभी फिलहाल आंसर्स की तरफ जो है भागने का आई नो वहां पर जो है लग रहा होगा। किसान का हल कार्यशील जो है पूंजी के भीतर आता है। किसान का हल जो है ये वर्किंग कैपिटल के भीतर हम लोग इसको नहीं रख सकते हैं। जबकि कंप्यूटर की बात करें, यस बिल्कुल जो है ये स्थिर पूंजी के रूप में यानी कि फिक्स्ड कैपिटल के रूप में आएगा। बुनकर के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला ये जो है हम लोग इसको स्थिर पूंजी में नहीं रख सकते, लेकिन पेट्रोल जो है ये वर्किंग पूंजी के भीतर रखा जा सकता है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं इसमें 2 आंसर जो है बिल्कुल सही हैं। तो इसलिए जो है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बन जाएगा, दैट इज केवल 2। चर्चा में रहा था, आप जानते हैं जब भी कोई न्यूज़ेस आती हैं तो उसको जो है आप लोग जरूर नोट किया करें, करंट अफेयर से जो है जुड़े हुए न्यूज़ेस आती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या वाक्यांश का उपयोग 3D आभासी वर्चुअल दुनिया के एक इंटर ऑपरेबल नेटवर्क जिसे एक ऐसे लाखों प्रयोक्ताओं द्वारा एक साथ एक्सेस किया जाता है जो आभासी वस्तुओं पर संपत्ति के अधिकारों का प्रयोग करते हैं और को जो है धोतक करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रूप से प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो है मेटावर्स के द्वारा जो है इसको देखा जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते बात करते हैं, विदेशी बैंकों के साथ व्यवहार करते समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिरूपित नियम या नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो ये प्रश्न जो है ना वो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, लेंदी प्रश्न भी है। सबसे पहले इसमें पूछा गया कि भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों या बैंकिंग जो है सब्सिडरीज के लिए कोई न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता नहीं होती। नहीं, ये गलत है। देखो कम से कम जो है न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता होनी चाहिए, है ना, वरना जो है भाई आप इसमें जो है जो विदेशी बैंकों के साथ व्यापार करें उसमें सीमा का निर्धारण तो अनिवार्य है। और भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों या बैंकिंग सब्सिडरीज के लिए बोर्ड सदस्यों में कम से कम 50% जो है भारतीय नागरिक होनी चाहिए। ऐसी जो है कोई व्यवस्था इसमें की नहीं गई है। तो अकॉर्डिंग टू मी इसका जो आंसर होना चाहिए दैट इज न तो 1 और ना ही 2 जो है इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न थोड़ा अच्छा प्रश्न भी बना है। इसमें प्रश्न पूछ रहा है आपसे, भारत में
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR जो है इसके नियमों के संदर्भ में आप लोगों ने जो है कथनों पर विचार करना है। CSR नियम विनिर्दिष्ट करते हैं कि सीधे कंपनी अथवा किसी कर्मचारी को लाभ पहुंचाने वाले व्यय को CSR कार्यों के रूप में जो है कार्यकलापों के रूप में जो है नहीं माना जाएगा। तो कार्यकलापों के रूप में नहीं माना जाएगा, बिल्कुल सही है। और CSR नियम जो है वो CSR कार्यकलापों पर होने वाले न्यूनतम व्यय को विनिर्दिष्ट नहीं करते हैं, ये नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये विनिर्दिष्ट करते हैं। तो दूसरा कथन मुझे गलत नजर आ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करते हैं कि विकिरण समस्थानिक ताप विद्युत जनरेटरों यानी कि जो RTGS हैं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो पहला जो कथन है इसको लेकर थोड़ा मुझे डाउट है, क्योंकि मुझे ये कथन जो है सही नजर नहीं आ रहा है, फिर भी मैं इसको UPSC के ऊपर जरूर छोड़ूंगा कि क्या आंसर मानते हैं। बाकी जो ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 3 है बिल्कुल सही कथन है। तो अकॉर्डिंग टू मी अगर आप जो है मेरे साथ आंसर्स के लिए चलोगे तो इसमें जो है 2 और 3 जो है मैं सही जवाब इसका मानूंगा। अगले प्रश्न की और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि बृहत तारे वामन तारों की तुलना में अधिक समय तक जो है अस्तित्व में बने रहते हैं। देखो पहला जो कथन है वो बिल्कुल भी जो है सही कथन नहीं है। वामन तारों की तुलना में बृहत तारों के नाभिकीय अभिक्रियाओं की उच्चतर दर होती है, बिल्कुल सही कथन है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 ये सही है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर के संश्लेषित होता है जो रक्त वाहिकाओं को विस्फारित करता है और रक्त प्रवाह को जो है बढ़ाता है। इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसका जो राइट आंसर आता है दैट इज ऑप्शन ए, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है इसके द्वारा हम लोग इसको जान सकेंगे। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं और बात करते हैं 14वें प्रश्न पे। विमान पतनों अथवा विमानों में यात्रियों के पास मौजूद स्वापक पदार्थ नार्कोटिक्स की जो है पहचान, वर्षण का मॉनिटरिंग की बात की गई है और पशुओं के प्रवास पर नजर रखना यानी कि ट्रैकिंग की बात की है। राडारों का प्रयोग जो है किस में किया जा सकता है। देखो अगर वैसे देखा जाए तो आप लोगों को शायद कंफ्यूजन हो जाएगी कि नार्कोटिक्स की पहचान के लिए राडार का प्रयोग कैसे किया जा सकेगा, राइट। तो ये भी एक जो है कह सकते हैं विवादास्पद प्रश्न रहा है मेरे लिए, क्योंकि टीम के मेंबर्स के द्वारा कहना है कि इसका 1, 2 और 3 जो है तीनों सही जवाब है। लेकिन मैं कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर 14 के ऑप्शन नंबर 1 जो है उस पर थोड़ा कंफ्यूज हूँ। तो अभी फिलहाल मैं टीम की सुन लेता हूँ और अब हम लोग जो है इसका राइट आंसर मान लेते हैं दैट इज ऑप्शन नंबर सी, है ना। फिर भी एक बार जो है UPSC के लिए छोड़ देते हैं, कुछ जो है ऐसे प्रश्न होते हैं जो डाउटफुल रहते हैं। अब हमसे बात कर रहे हैं कि इनमें से जो है 5G कौन है। नहीं, कोई भी नहीं है जी। राफाल जो है ये 4G का है, ठीक है। अगर हम लोग जो है MiG-29 की बात करें 4G में आता है। तेजस की बात करें ये भी जो है 4G के भीतर आता है। तो इसमें से जो है कोई भी मुझे राइट आंसर इसका लग नहीं रहा है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किनमें हाइड्रोजेलों का प्रयोग किया जाता है रोगियों के नियंत्रण में। बिल्कुल ठीक है। चल वातानुकूलन प्रणाली में, ठीक है। औद्योगिक जो है स्नेहकों का विरचन करने में, तो ये भी सही है। तो अकॉर्डिंग टू मी इसका जो राइट आंसर आता है उसमें आता है 1, 2 और 3। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन द्वारा चालित फ्यूल सेल इलेक्ट्रॉनिक वाहनों से निकलने वाला निर्वातक नली उत्सर्जन है। देखो 17वें क्वेश्चन को एक बार इंग्लिश में देखना। हमसे पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जॉस्ट पाइप एमिशन फ्रॉम द फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल पावर्ड बाय द हाइड्रोजन। इसका जो राइट आंसर मुझे नजर आ रहा है गाइस दैट इज कॉल्ड वाटर वेपर, है ना, क्योंकि इसमें जो है वाटर वेपर के रूप में या जल के रूप में जो है निष्कासन होता है, जल को जो है वाटर वेपर के रूप में दर्शाया गया है। रिसेंटली द टर्म पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर इज actually and appropriately discussed in the context of which one of the following। देखो पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर जो है ये शब्द चर्चा में रहा है। अभी किस चीज को लेकर चर्चा में रहा है दैट इज फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज जो है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट हो जाता है। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स आर ऑफ्टन डिस्कस्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ। अच्छा, जब भी हमसे पूछता है मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स के बारे में तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आता है, जो वेस्ट वाटर जो ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी है, इस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी के भीतर जो है इसको प्रयोग में लाया जा सकता है। In reference to the Indian economy, collateral borrowing and lending obligations are the instruments of। देखो जब भी जो है ना बोरोइंग्स की बात करेगा या लैंडिंग्स की बात करेगा, जैसे मैंने अभी आपसे बात की है रेपो रेट की बात की है, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट की बात की, तो ये सब किसका पार्ट आता है दैट इज ऑफ द मनी मार्केट। तो यहाँ पर है क्या चीज़ हमारे पास में कि जो मनी बाजार है या मुद्रा बाजार है, इसके जो है अंक के रूप में इसको जाना जा सकेगा। 21वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। बहुत जो है अच्छा प्रश्न बनाया गया है इसमें। डोनी पोलो विमानपत्तनम, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनम एवं विजयवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनम हाल ही में चर्चा में रहा जो है
उपयुक्त में से किनका निर्माण नवीन यानी कि ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, लेकिन तीसरे ऑप्शन में जो है बिल्कुल भी सही इसका आंसर नहीं दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए 21 का, दैट इज 1 और 2 जो है ये सही आंसर है, तीसरा इसका गलत आंसर है। जल वाष्प के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक गैस है जिसकी मात्रा ऊंचाई के साथ घटती है, बिल्कुल सही कथन है, और ध्रुवों पर इसका प्रतिशत जो है अधिक होगा। भाई जब ऊंचाई के साथ घटेगा तो ध्रुवों पर इसका प्रतिशतता अधिक कैसे हो जाएगी? तो दूसरा कथन सही है, कथन 1 जो है बिल्कुल सही है। तो 22 का राइट आंसर इज ए। 23 क्वेश्चंस की और आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं कि एक ऐसी जगह की आपको पहचान करनी है, एक ऐसे क्लाइमेट की पहचान करनी है जहां पर तापमानों की वार्षिक और दैनिक सीमा जो है वो निम्न रहती है। वर्ष भर वर्षण होता है और वर्षण में भिन्नता लगभग 50 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के बीच होती है। तो ये जहां तक मुझे इसका राइट आंसर नजर आ रहा है वो है इक्वेटोरियल रीजन। ये जो विषुवतीय रीजन है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, वो इसका जो है सही आंसर बन जाएगा। कोरियोलिस बल, जिसको आप लोग जो है जानते हैं फेरेल्स लॉ के नाम से, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह पवन वेग की वृद्धि के साथ बढ़ता है, बिल्कुल सही कथन है, और यह ध्रुवों पर सर्वाधिक और भूमध्य रेखा इक्वेटर पर विद्यमान नहीं होता, बिल्कुल। डोलड्रम वाले जो है क्षेत्र को अगर आप लोग ध्यान में रखेंगे तो वहां पर जो है कोरियोलिस बल जो है वो कार्य नहीं करता है, क्योंकि एक शांत क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर मुझे नजर आता है उसमें ऑप्शन सी यानी कि 1 और 2 जो है दोनों इसके सही कथन हो जाएंगे। प्रत्येक वर्ष 21 जून को निम्नलिखित में से किस अक्षांश से किन अक्षांशों पर 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता है? अच्छा, यहां पर क्या घटना पूछी हुई है? 21 जून की घटना पूछी हुई है। आप लोग जानते हैं यहां पर हमारे पास में जो है ब्रॉडली अगर हम लोग कहें तो ये 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर लाइन है, 23.5 डिग्री जो है ये लाइन आपकी आती है नॉर्थ में, और नॉर्थ में जो रेखा है इसी को आप लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और यहाँ 23.5 डिग्री साउथ में यानी कि ये मकर रेखा के रूप में जो है शामिल होती है, और हमसे पूछ क्या रहा है 21 जून की घटना। तो 21 जून यानी कि आप लोग खुद देखिए, जून का महीना, ठीक है, अभी जून चल रहा है ना, और हम कहाँ हैं? हम नॉर्थ में हैं, यानी कि हम इक्वेटर लाइन के पास रहते हैं, क्योंकि भाई भारत से इक्वेटर रेखा ही गुजरती है 8 राज्यों से। तो भाई अगर हम जून में गर्मी का एहसास कर रहे हैं तो यानी कि आप मकर रेखा की तरफ तो जाओगे नहीं, कर्क रेखा इसका सही जवाब होगा। इक्वेटर नीचे रह गया है, यहां पर हो नहीं सकता है सूर्य का प्रकाश विद्यमान, लेकिन उसके साथ जो है भूमध्य रेखा के साथ अगर ऑप्शंस को मैच करते हुए देखें तो आर्कटिक वृत्त जो है यानी कि उत्तरी ध्रुव जो है ये इसका सही जवाब हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू मी 2 और 4 जो है इसके बिल्कुल राइट आंसर है। थोड़ा सा इसको बस जो है आपको एनालाइज करना था, सोचना था, और आपको जो है इसका सही जवाब मिल जाता। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं। एक जो है पूरा विश्लेषण दिया गया है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक में विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय पीठभूमि, तो जब भी आप पीठभूमि की तरफ चलते हो ना, पीटलैंड्स की बात करते हो, तो कहीं ना कहीं जो है इसका आंसर कॉन्गो बेसिन की तरफ चले जाता है। तो ये बिल्कुल जो है 26वां क्वेश्चन का जो राइट आंसर आता है उसमें जो है हमारे पास में आंसर बन जाएगा, दैट इज कॉन्गो जो बेसिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं। कई उत्पादक या कई उपभोक्ता उत्पादों में के निर्माण में के लिए प्रयुक्त होने वाले जो पर फ्लोरो एल्किल है और जो है पॉलीफ्लोरो एल्किल है पदार्थों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। थोड़ा टफ क्वेश्चन था, आई नो कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने शायद इसको स्किप भी किया हो, लेकिन अगर इसके राइट आंसर्स की बात करें तो जो PFAS है ये पेयजल, खाद्य और खाद्य पैकेजिंग सामग्रियों में व्यापक रूप से पाया जाता है, बिल्कुल सही कथन है ना। तो जब एक सही कथन है तो भाई ये तो होगा नहीं, अब जिसमें भी एक होंगे वो देखेंगे। PFAS पर्यावरण में आसानी से निम्नीकृत डिग्रेडेड नहीं होते हैं, बिल्कुल ये कथन भी सही है। दूसरा कथन भी जो है बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, है ना। तो यानी कि 1 और 2 जिसमें शामिल होंगे वो तो ठीक हो जाएगा। PFAS के लगातार संपर्क के परिणाम स्वरूप जंतुओं के शरीर में जैव संचय हो सकता है, ये कथन भी बिल्कुल सही नजर आ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है संभवतः तो उसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, एक अच्छा प्रश्न बना है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कैराबिट बीटल्स, सेंटीपीड्स जिनको कांतस कहते हैं, मक्खियां, दीमक और बर यानी कि जिसको वास्प्स कहते हैं, इनमें जो है उपयुक्त जीवों में कितने प्रकार के परजीव्याप जातियां हैं। परजीव्याप जातियों का मतलब होता है जो पैरासाइटिक, यहाँ पर क्या होते हैं पैरासाइटॉइड जो स्पीसीज होती हैं। तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो यस बीटल्स आते हैं, सेंटीपीड्स आते हैं, टर्माइट्स आते हैं, वास्प्स आते हैं, लेकिन फ्लाइज को लेकर कंफ्यूजन है, ये इसमें नहीं आता है। तो इसके अनुसार जो है मेरा आंसर जो आना चाहिए इसमें वो आने चाहिए, केवल 4 इसके सही हैं, फ्लाइज इसमें जो है शामिल नहीं होते हैं। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग प्लांट्स,
ग्राउंडनट है, हॉर्स ग्राम है और जो है सोयाबीन हमारे पास में आता है। देखो 3 प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, मूंगफली है, कुल्थी है जिसको हॉर्स ग्राम के नाम से जानते हो, सोयाबीन है। हाउ मेनी अबव बिलोंग्स टू द पी फैमिली। पी फैमिली की बात करें तो भाई ग्राउंडनट, आप जानते हैं फलीदार पौधा है ग्राउंडनट जो है, उसमें सही आंसर हो जाएगा। हॉर्स ग्राम यानी कि कुल्थी है ही, सोयाबीन तो इसमें है ही, तो अकॉर्डिंग टू मी इसका जो राइट आंसर है ऑल 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट लिखा गया है द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज प्लेस्ड अंडर द वर्मिन कैटेगरी इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। ऐसे सवाल बन जाते हैं कि जो इंडियन फ्लाइंग फॉक्स है वो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन जो है पीड़क जंतु के रूप में, वर्मिन के रूप में जो है जाना जाता है। बिल्कुल सही कथन ये नजर आ रहा है, ठीक है, अभी रुक जाइए। द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स, ये कथन जो है वो मुझे सही नजर नहीं आ रहा है, तो इसलिए अकॉर्डिंग टू मी इसका जो राइट आंसर होना चाहिए स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, राइट। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इंग्लिश की तरफ इसलिए जा रहा हूँ, हिंदी यूपीएससी आप जानते हैं थोड़ा टिपिकल लैंग्वेज बनाता है, टफ लैंग्वेज बनाता है, इसलिए जो है आपको आसानी रहनी चाहिए, तो इसके लिए जो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। स्टेटमेंट है द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन दैन द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। नो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल गलत है। आप जानते हैं कि जब भी जो है सनलाइट या सनरेज आती हैं तो सनरेज हमेशा जो है अर्थ की ओर आती हैं, किस फॉर्म में, दैट इज शॉर्ट वेवलेंथ के रूप में, है ना, शॉर्ट जो है वेवलेंथ के रूप में आती है। और जब ये पृथ्वी सतह से टकराती है और वापस जो है एटमॉस्फेयर की ओर बढ़ती है तो लॉन्ग वेव्स के रूप में जो है ये संदर्भित होती हैं। और ये वास्तव में जो हमारे पास में ये जो वापस जा रही जो किरणें हैं ना, ये ज़्यादा हीट करती है एटमॉस्फेयर को, इनकमिंग नहीं। जो क्या होता है, टेरेस्ट्रियल जो रेडिएशंस होती हैं अक्षय ऊर्जा के रूप में जो होती हैं, वो क्या करती हैं, वो ज़्यादा गर्म करती है। तो पहला तो मुझे सरासर जो है कथन सही नहीं नजर आ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर्स फॉर लॉन्ग वेव रेडिएशन। यस, ये जो है बिल्कुल सही स्टेटमेंट नजर आता है। तो 31 का जो राइट आंसर आना चाहिए ऑप्शन, स्टेटमेंट 1 तो गलत है, लेकिन जो है इसका दूसरा सही है, तो स्टेटमेंट यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32वां आपको पूछ रहा है अबाउट द थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू द पोल्स। देखो हमसे क्या पूछ रहा है कि जो हमारे पास में भूमध्य रेखा है उसके क्षोभ मंडल की मोटाई ज़्यादा होती है ध्रुवों की तुलना में। बिल्कुल सही इसका जो है राइट आंसर है, आप जो है इसको बिल्कुल सही कहेंगे। और दूसरा हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दैट इज कि एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट बाय द स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करंट्स। बिल्कुल सही है यहाँ पर, तो दोनों जो है सही इसके आंसर हो जाएंगे। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट की एक्सप्लेनेशन की बात करें तो वो भी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग। पायरोक्लिस्टिक डेब्रिस की बात कर रहा है, यानी कि ज्वलन खंडाश्मी इसको कहते हैं, मलबा होता है। राख और धूलकण यानी कि एशन डस्ट की बात करें, नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड, कौन से जो है वॉल्केनिक इरप्शन के दौरान जो है यहाँ से निकलता है। तो वॉल्केनिक इरप्शन के दौरान जो है सभी प्रकार के यहाँ पर जो है कण निकलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट इन्फ्रेंस या इन्फ्रेंसेस फ्रॉम आइसोथर्मल मैप इन द मंथ ऑफ जनवरी। इसके अगर हम लोग बात करें तो समताप जो रेखाएं हैं, आइसोथर्म जो डेविएट हैं टू द नॉर्थ ओवर द ओशन एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट इज द करेक्ट आंसर। और दूसरा जो आंसर है द प्रेजेंस ऑफ द कोल्ड ओशन करंट इन गल्फ स्ट्रीम। देखो सबसे पहले तो आपको मैं ये बता देता हूँ, जहां पर भी गल्फ स्ट्रीम का नाम आएगा आप जानते हैं वार्म करंट के रूप में यूज होती है, न बल्कि कोल्ड करंट के रूप में। तो आंसर इसका बिल्कुल जो है गलत हो जाएगा दूसरा। तो अकॉर्डिंग टू मी इसका राइट आंसर होना चाहिए केवल 1। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं 35वें प्रश्न की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर प्रयाग के अनुप्रवाह में गंगा में मिलने वाली हिमालय की नदियों का वर्णन कीजिए। देखो आसान था, हमारे पास में जो है जब नदी के प्रवाह की बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें जो है आती है वो आती है गोमती नदी, है ना, सबसे पहले गोमती आती है, फिर दूसरी इसमें घाघरा जुड़ती है, फिर जो है कोसी जुड़ती है और लास्ट में जो है गंडक नदी जुड़ती है। तो इसका जो राइट आंसर बनना चाहिए गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी, यानी कि ऑप्शन बी बनना चाहिए। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है चट्टानों के अपक्षय के कारणों में से एक कारण वर्षा हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है भाई, जो प्रेसिपिटेशन है उसके कारण जो है चट्टानों का क्या हो सकता है, अपक्षय हो सकता है। वर्षा जल में घोल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान होता है, ये भी बिल्कुल जो है सही कथन नजर आ रहा है। ठीक है, कथन जो है दोनों सही नजर आ रहे हैं। और तीसरा पूछ रहा है कि वर्षा जल में वायुमंडलीय ऑक्सीजन विद्यमान होता है, ये भी सही कथन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है कि कथन 2 और 3 दोनों सही हैं तथा कथन 1 की जो है सही व्याख्या भी कर रहे हैं। निम्नलिखित देशों पर आपको विचार करना, और विचार करने के लिए जो देशों की श्रृंखला आपको मिली है उसमें है फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे और साथ में जो है रूस। उपरोक्त में से कौन सा जो है उत्तरी समुद्र के साथ में जो है सीमा साझा करता है। तो इसका जो राइट आंसर आ रहा है फ्रेंड्स, आप लोग जरा एक बार माइंड में जो है मैप को ड्रॉ करिए। आप जानते हैं कि इसमें जो है फिनलैंड हो नहीं सकता,
जर्मनी बिल्कुल सही आंसर है, नॉर्वे बिल्कुल सही आंसर है और रूस जो है काफ़ी दूर रह गया है। तो इसका जो है 2 और 3 यानी कि केवल 2 ही ऐसे ऑप्शन है जो कि इसके सही हो सकते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, निम्नलिखित जो है सूचना पर विचार कीजिए। एक तरफ है वाटरफॉल, एक तरफ है एरिया, तो इसी तरफ है रिवर। हम जानते हैं धुआंधार वाटरफॉल जो है वो बिल्कुल नर्मदा नदी पर है, लेकिन मैं रीजन को लेकर कंफ्यूज हूं क्योंकि मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है ये जबलपुर वाला प्रदेश होना चाहिए, न बल्कि जो है मालवा वाला। तो भाई मैं एक को तो शामिल नहीं करने वाला। हुंड्रू जो है छोटा नागपुर का पठार, सुवर्ण रेखा बिल्कुल सही है। और गेटसोप्पा की बात करें तो ये पश्चिमी घाट में है, लेकिन नदी देखो, नदी जो है शरावती आती है, न बल्कि नेत्रावती। तो मेरे हिसाब से तो इसका राइट आंसर केवल एक आना चाहिए, एक ही इसमें जो है सही है। अगला हमसे क्या पूछ रहा है प्रश्न पूछ रहा है एक तरफ एरिया, दूसरी तरफ जो है नेम ऑफ माउंटेन रेंज एंड तीसरी तरफ जो है द टाइप ऑफ माउंटेन। मध्य एशिया में वॉसगेस वलित पर्वत। अरे पहले तो मैं यही कंफ्यूज हो गया कि ये वलित पर्वत कैसे हो सकता है। इट इज अ काइंड ऑफ ब्लॉक माउंटेन। सो पहला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। यूरोप में आल्प्स माउंटेन है और ये ब्लॉक है। अरे ये उसने उल्टा कर दिया ना, ये वाला जो है ये वलित है, ये फोल्ड माउंटेन है। तो यानी कि ये ऐसा होना चाहिए था इसका सिस्टम, राइट। उत्तरी अमेरिका में एप्लेशियन है, ठीक है, वलित फोल्ड माउंटेन है, सॉरी हाँ यहाँ पर जो है फोल्ड माउंटेन है, बिल्कुल सही है। दक्षिण अमेरिका में एंडी से वलित पर्वत के रूप में आता है, बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर मुझे नजर आता है तीसरा और चौथा सही है, यानी कि केवल 2 जो है इसके सही जवाब हो जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं। जीव सिकाडा या जिसको साइकेडा कहते हैं, मंडूक फुदक जिसको फ्रॉग हॉपर कहते हैं और जो है ताल विसर्पी जिसको पॉड स्केटर कहते हैं, ये क्या है? पक्षी है, मत्स्य है, कीट है, सरीसृप है। तो ये जो है कीटों की एक प्रजाति। अक्सर जब आप जंगलों के आसपास से गुजरेंगे ना तो काफी आवाज करने वाले कीट जो है आपको नजर आएंगे, तो उन्हीं कीट्स में से एक जो है साइकेडा भी आता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा इंसेक्ट्स के प्रजातियों में, जो है कीट के प्रजातियों में मिलते हैं। बाजार में मिलने वाली अनेक च्युइंगम पर्यावरणीय प्रदूषण का स्रोत मानी जाती हैं, बिल्कुल सही है जी। इसका प्रयोग जो है बिल्कुल सही बता रहा है। अनेक च्युइंगमों में गोंद यानी कि गम बेस के रूप में जो है प्लास्टिक होता है, ये कथन भी सही है। बचपन से पेरेंट्स हमें कहते चले आते हैं बेटा च्युइंगम विंगम कम खाओ, पेट में चले जाएगा तो प्लास्टिक जो है उससे नुकसान हो जाएगा। तो उस बात को आपने पेरेंट्स की बात को उस समय सुना नहीं, बट आप सुन लीजिए, यूपीएससी आपको सुना रहा है। तो इसका जो राइट आंसर आता है 1 और 2 दोनों सही हैं और जो है 2 कथन जो है एक की सही व्याख्या कर भी रहा है। ये प्रश्न जरा मजेदार है। अगर मैं इस प्रश्न की ओर लेकर चलूँ आपको तो ये प्रश्न मजेदार है और प्रश्न पूछा हुआ है एक तरफ देश और दूसरी तरफ जो है इनके प्राकृतिक आवास में पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं इनके बारे में जो है पूछा गया है। जैसे सबसे पहले इसमें क्या आता है, इसमें आता है ब्राजील। ब्राजील में क्या इंड्री आपको जो है मिलेगा? नहीं, ब्राजील में जो है इंड्री यहाँ पर हमको नज़र नहीं आता है, क्योंकि इंड्री जो है वो कहाँ मिलता है? आई थिंक ये अफ्रीका, चलिए मेडागास्कर की और, तो जो है इंड्री जो है मेडागास्कर में मिलेगा, न बल्कि ब्राजील में। पहला गलत है। दूसरा पूछा इल्क इंडोनेशिया। इंडोनेशिया नहीं, सेंट्रल एशिया में मिलता है ये। हाँ, समटाइम जो है नॉर्थ अमेरिका चलोगे, नॉर्थ अमेरिका में भी इल्क मिल जाएगा, लेकिन इंडोनेशिया में नहीं। और मेडागास्कर में जो है बोनोबो जो है वो कहाँ मिलता है? कॉन्गो बेसिन के पास में मिलता है। तो भाई ये तो हो नहीं सकता है, तीनों ऑप्शन मुझे गलत नजर आ रहे हैं, तो इनमें से जो है कोई भी इसका सही आंसर नहीं है। 44वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। विश्व शौचालय संगठन। देखो, उम्मीद तो थी कि कहीं ना कहीं जो है संगठनों से सवाल बनेंगे, लेकिन शौचालय संगठन से जो इस बार सवाल बना है, ये संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी के रूप में कार्य करती है? नहीं, ये मुझे बिल्कुल भी जो है सही नजर नहीं आ रहा है। वैश्विक स्वच्छता संकट के समाधान पर कार्रवाई करने के लिए जो है विश्व शौचालय शिखर सम्मेलन, विश्व शौचालय दिवस और विश्व शौचालय कॉलेज इस संगठन की पहल कर रहे हैं, बिल्कुल सही कथन है। और इसके कार्यों का मुख्य उद्देश्य कम विकसित देशों और विकासशील देशों को खुले में शौच की समाप्ति के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निधि प्रदान करना है। ये जो है मुझे यहाँ पर थोड़ा सा सही समझ में नहीं आ रहा है ना। हालांकि कुछ कह रहे हैं मेरे साथी कि डी इसका आंसर हो सकता है, मतलब 2 और 3 दोनों हो सकते हैं, लेकिन जहां मैं इसकी तरफ जाऊंगा तो मैं इसमें जाऊंगा ऑप्शन नंबर 2 की तरफ, यानी कि केवल 2 जो है इसका सही आंसर है। 45वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं। सिंह की कोई विशेष प्रजनन ऋतु नहीं होती है, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल ठीक है। अधिकांश अन्य बड़ी बिल्लियों से भिन्न चीता जो है दहाड़ता नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन नर सिंह से भिन्न नर तेंदुए गंध चिन्ह द्वारा अपना क्षेत्र घोषित नहीं करते हैं, गलत है, बल्कि अपना क्षेत्र घोषित ही उसी आधार पर करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है 1 और 2 हो जाएगा। थोड़ा जल्दी चल रहा हूं समय को देखते हुए। अगले प्रश्न की ओर बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी चर्चा में रहा है 100 मिलियन किसानों, ठीक है, और इसका सही विवरण क्या है? तो बिल्कुल आप जो है उसको बिना किसी डाउट के ऑप्शन नंबर A को टिक कर लीजिए। यह नेट शून्य कार्बन प्राकृतिक जो सकारात्मक खाद्य और जल प्रणाली है उनके संक्रमण को तेज करने से संबंधित है ना। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर आएगा वो आंसर आएगा उसका A, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर आगे बात करते हुए बात करेंगे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आपको एक तरफ पूछ रहा है
बैटरी भंडारण, बायोमास जो है जनरेटर, ईंधन सेल और रूफटॉप सोलर प्रकाश वोल्टिया यूनिट के रूप में। और इसमें पूछ रहा है कि जो वितरित ऊर्जा संसाधन है इसके रूप में जो है किसको माना जाता है। देखो हम लोग यहाँ पर जानेंगे दैट इज जो डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज है। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इसमें किसको लेकर, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 को लेकर। बाकी 1, 2 और 3 जो है बिल्कुल सही कथन है, तो मैं इसमें जो है ओनली 3 की तरफ जाना पसंद करूंगा जहाँ पर जो है 3 कथन सही होंगे। नेक्स्ट एक वृक्ष के बारे में आपको बताना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज अ यूनिक रिलेशनशिप विद एन इंसेक्ट दैट हैज co-evolved with it and that is the only insect that can pollinate this tree. So the right answer is fig, यानी कि जो अंजीर है, अंजीर जो है इसका राइट आंसर बन जाता है। एक ऐसा वृक्ष है जिसमें कीट के साथ जो है एक अद्वितीय संबंध दर्शाता है, वृक्ष के साथ सह विकसित होता है और एकमात्र कीट जो इस जो है पेड़ को परागित करता है उसका राइट आंसर फिग के ही रूप में जो है जाना जाएगा। कंसीडर करना आपने बटरफ्लाई, फिश, फ्रॉग, इसमें से जो है पॉइजनस कौन हो सकता है। अब हम ये नहीं कह रहे कि हर जो है बटरफ्लाई पॉइजनस होता है, हर फिश पॉइजनस होता है या हर फ्रॉग जो है पॉइजनस होता है। आप जानते हैं फ्रॉग जो है ये पॉइजनस होते हैं, फिश जो है पॉइजनस हो सकती हैं, ऑब्वियस सी बात है। स्टार फिश की बात कर लीजिए, बटरफ्लाइज जो है पॉइजनस हो सकते हैं। तो ये आंसर बिल्कुल वन लाइनर था, तो इसका जो है ऑल आ सकता है। कंसीडर द फॉलोइंग, कैशू, पपाया, रेड सैंडस, हाउ मेनी अबव ट्रीज आर एक्चुअली नेटिव टू इंडिया। इंडियन नेटिव की बात करेंगे तो जो लाल चंदन है, रेड जो सैंडर है वो बिल्कुल सही है। कैशू और पपाया नहीं कहेंगे भाई, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं। तो एक बार आप लोग जरा हिस्ट्री वाला पार्ट याद करिए, जब पोर्चुगीज़ भारत आए थे, है ना, पोर्चुगीज़ भारत आए थे, क्या लेकर आए थे, पपाया साथ में लाकर आए थे। कैशू जो है ये भी हमें जो है अरब देशों के द्वारा दी गई जो है सौगात है। तो इसलिए हमारे पास में जो है रेड सैंडर्स जो है वो बिल्कुल भारतीयों के द्वारा स्थापित या कह सकते हैं इंडिजिनस जो है जाना जाता है। साहिल एरिया ये चर्चा का विषय रहा था और क्लासरूम के भीतर मैंने कहा था आप लोगों से कि साहिल जो है वो इम्पोर्टेंट है। साहिल क्षेत्र में अस्थिरता और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति जो है विद्यमान है। पहला कथन अगर आप लोग बात करोगे तो साहिल क्षेत्र की परिस्थितियों को लेकर जो है ये बिल्कुल अपने आप में जो है एक सही कथन हो जाता है। दूसरा कह रहा है कि हाल ही में साहिल क्षेत्र में कई देशों में सैन्य जो है तख्ता पलट हुआ है। बिल्कुल जो है ये सही आंसर है। पहले यहाँ पर रुक जाओ जरा, साहिल क्षेत्र कौन सा प्रदेश है गाइस, याद आ रहा है किसी को? साहिल क्षेत्र मतलब कि जो लगभग 12 देशों का एक प्रदेश है। कहाँ पर? जो हमारे पास में ये है ना, क्या बोलते हैं, सहारन वाला प्रदेश जो है, अफ्रीकन जो प्रदेश है, जैसे बात करेंगे मोरिटानिया, माली, नाइजीरिया, ठीक है, सेनेगल, चैड, सूडान, ठीक है। तो इसके आसपास के जो प्रदेश है इसमें भी G5 जो है इंपॉर्टेंट रहता है साहिल क्षेत्र में। माली, नाइजर, बुर्किना फासो, चैड और मॉरिटेनिया जो है वो G5 बनाते हैं ना। तो ये जो G5 हैं वो भी जो है प्रमुखता से आते हैं, यानी कि अफ्रीका में जो है, सेंट्रल अफ्रीका के ये जो है पार्ट्स के रूप में आप लोग इन प्रदेशों को जानते हैं। अब सवाल ये है कि तख्ता पलट जो हुआ है क्या ये बात सही दोहरा रहा है वहाँ पर? बिल्कुल जो है इस बात को आप लोग जो है जस्टिफाई कर सकते हो। कैसे? देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या कहा, साहिल क्षेत्र में नाइजर आता है, बिल्कुल आता है। और नाइजर में 2023 में तख्ता पलट हुआ है। मैंने कहा इसमें माली का प्रदेश आता है, 2020 में जाओ, माली में जो है तख्ता पलट हुआ था। वहीं बुर्किना फासो 2022 में तख्ता पलट हुआ था। सूडान का संकट तो आप सब जानते हैं 2021 में, 2023 में अभी भी बना हुआ है, तो सूडान में भी संकट है। तो भाई ये कथन तो बिल्कुल सही हो जाएंगे दोनों। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 1 होना चाहिए, जिसमें कथन 1 और 2 जो है दोनों सही हैं और कथन 2 जो है 1 की सही व्याख्या भी कर रहा है। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से सेब का निर्यात नहीं करता। ये कैसा जो है मजाक है भाई, भद्दा मजाक बना रहा है। कह रहा है कि सेब का निर्यात नहीं करता, क्यों नहीं करते हैं? अभी 2022-23 की रिपोर्ट्स के अनुसार से देखें तो भाई हम लोगों ने 40 टाइम्स जो है ज़्यादा अपना ट्रेड बढ़ाया है। किसमें? सेब के इंपोर्ट्स में, एप्पल्स के इंपोर्ट में, ठीक है। ये हमारे पास जो है न्यूज़ आती है। और भारत में जो है विधि के अनुसार सक्षम प्राधिकरण के अनुमोदन के बिना आनुवंशिक रूप से रूपांतरित खाद्य फूड के आयात पर जो है प्रतिषेध लगाया गया है। तो ये कथन जो है मुझे बिल्कुल सही नजर आ रहा है। तो ऑप्शन ए गलत है, लेकिन दूसरा सही है, ऑप्शन डी जो इसका सही आ जाएगा। 53वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन होगा, ये बड़ा प्यारा सवाल है, तो वह पीठासीन अधिकारी नहीं होगा, बिल्कुल सही कथन है ना। उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा ना, ऐसा नहीं कह सकते गाइज। उसको बोलने का अधिकार होगा, अपनी पक्ष रखने का अधिकार होगा, बिल्कुल होगा। और वह संकल्प पर प्रथमतः मत देने का हकदार नहीं होगा, ये भी गलत है, वो हकदार होता है। तो ये 2 ऑप्शंस गलत हैं, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर है केवल 1। ये मैं कई बार पॉलिटी की क्लासेस में आप लोगों को बता चुका हूँ।
भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके विघटन हो जाने पर व्यवगत हो जाते हैं। मैंने बिल्कुल करा रखा है कि कौन कौन से बिल जो है लैप्स होते हैं और कौन कौन से बिल जो है वो लैप्स नहीं होते। पहला कथन बिल्कुल सही है। अगर मान लीजिए लोकसभा का विघटन हो गया तो उसमें जितने भी जो है पेंडिंग्स बिल हैं वो सब हट जाएंगे। लोकसभा के द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक लोकसभा के विघटन हो जाने पर व्यवगत हो जाता है, ये कथन भी बिल्कुल जो है सही कथन आपको नजर आता है। लेकिन अगला क्वेश्चन वो पढ़िए, कथन पढ़िए कि कोई विधेयक जिसके संबंध में भारत के राष्ट्रपति ने संसद में संयुक्त बैठक आहूत करने का आदेश दे दिया हो, सूचना दे दी हो, तो लोकसभा का विघटन हो जाने पर यह समाप्त हो जाएगा। गलत है, बिल्कुल नहीं होता। ज्वाइंट सिटिंग के केस में जो है ये नहीं हो सकता है ना, वहां पर जो है ऐसा नहीं कह सकते हम लोग। तो तीसरा कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? केवल 1 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है 54वें का सही आंसर आएगा। थोड़ा और जल्दी बढ़ते हुए आगे बात कर लेते हैं 55वें क्वेश्चन की ओर। भारत के संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी भी सदन के सत्रावसान के लिए मंत्रिपरिषद से परामर्श की आवश्यकता नहीं होती। भाई ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसमें मंत्रिपरिषद की परामर्श की जरूरत ना पड़े, तो मंत्रिपरिषद की परामर्श चाहिए। तो पहला कथन मुझे बिल्कुल सरासर गलत नजर आता है। सदन का सत्रावसान सामान्यतः सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के पश्चात किया जाता है, किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा सदन का सत्रावसान करने पर कोई वर्जन नहीं है जो सत्र में है। बिल्कुल सही कथन है। लोकसभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर मंत्रिपरिषद के परामर्श के बाद किया जाता है। बिल्कुल सही कथन है। तो 2 और 3 इसके जो है सही कथन हो जाएंगे। हाल ही में चर्चा में रहा था नेट जीरो में देखो सबसे पहली बात यह है कि ये बिल्कुल चर्चा में रहा है, ठीक है। एक्ट को मंजूरी मिली है यूरोपीय संसद में, लेकिन यूरोपीय संघ वर्ष 2040, यहीं पर गड़बड़ कर दो इसको, 2050 है इसको, है ना। करंट अफेयर्स की क्लासेस में जब डिस्कशन हुआ है तो 2050 उसमें करवाया गया, 40 नहीं। तो ये दूसरा कथन बिल्कुल गलत हो जाता है। तो एक कथन जो है वो सही है और दूसरा कथन गलत है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर बन रहा था। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं आगे 57। हाल ही में वेनेजुएला अपने आर्थिक संकट से तेजी से उबरने में सफल हुआ है और अपने लोगों को दूसरे देशों से पलायन प्रवास करने में। भाई ये कैसा प्रश्न है? अभी वेनेजुएला में आर्थिक संकट चल रहा है, आप सफल कहां हुए हैं? गलत ऑप्शन बना दिया। और वेनेजुएला के पास विश्व के सबसे बड़े तेल के भंडारण हैं, बिल्कुल सही जवाब है। तो ऑप्शन ए गलत है, लेकिन ऑप्शन 2 जो है सही है, यानी कि ऑप्शन क्या करेंगे? डी इसका हम लोग सही कर देंगे। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के संदर्भ में आपने चर्चा करनी है। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषण किया गया है, सही है। इस योजना के तहत भू संपत्ति मानचित्र डिजिटलीकृत किए जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। और स्थानीय भाषा में उपलब्ध अधिकार अभिलेखों को भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में लिप्यंतरित करने की पहल की गई है, ये भी कथन सही नजर आता है। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों के पास जिसके पास इंग्लिश का पेपर है भाई वो अपने पास इंग्लिश का पेपर रखते हुए 20 सेट जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के संदर्भ में कौन सा निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला पूछ रहा है कि यह योजना किसी भी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही में महिलाओं को प्रसव पूर्व चिकित्सा देखभाल सेवाओं के लिए न्यूनतम पैकेज और प्रसवोत्तर 6 महीने की स्वास्थ्य चिकित्सा देखभाल की गारंटी देता है। नहीं, ये जो है जो थोड़ा सा जो है मैच नहीं हो रहा है सुरक्षित मातृत्व अभियान के साथ में। लेकिन हाँ, इस योजना के तहत जो है विशिष्टता वाले निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदाता स्वेच्छा से नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, ये कथन बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर ओनली 2 है। पीएम श्रम योगी मानधन योजना की बात करें, योजना का सबसे पहले तो ये देख लो भाई, प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि हम लोग को पता है इसमें 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु होती है, 21 वर्ष हो नहीं सकता। पहला कथन हटा दो। तो जब पहला हटा दिया तो मैंने कहा ना एलिमिनेशन मेथड इज द बेस्ट की, जिसमें एक है हटा दो, एक है हटा दो, एक है हटा दो, या तो बी होगा या तो सी होगा। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। लाभार्थी द्वारा आयु विशिष्ट अंशदान किया जाएगा, बिल्कुल ठीक है दूसरा कथन। तो दूसरा कथन आना चाहिए, है ना, पहला नहीं है, दूसरा होना चाहिए। इस योजना के तहत प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3,000 रुपये प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन मिलेगी, बिल्कुल सही कथन है। तो जब ये सही है तो 4 तो ऑप्शन में है ही नहीं ना हमारे पास में, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बन जाएगा, एलिमिनेट कर सकते हो। नारी शक्ति वंदन, कितनी बार इसको पढ़ लिया है नारी शक्ति वंदन? 18वीं लोकसभा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल यहाँ पर जो है अभी नहीं लागू होने वाली है। अधिनियम बनाने के बाद यह 15 वर्षों के लिए परिवर्तनीय होगा, ठीक है। इसमें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कोटे के भीतर अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए स्थानों में आरक्षण की बात की गई है, रिजर्वेशन को लेकर है, बिल्कुल सही कथन है। तो इसका 2 और 3 सही है, लेकिन पहला ऑप्शन गलत है। अभ्यास मित्र शक्ति, देखो भाई जहां भी मित्र की बात करेंगे मित्र शक्ति में तो सबसे पहला नाम आएगा श्रीलंका का,
यहाँ पर बांग्लादेश क्यों डाल दिया जी आपने, ऑप्शन एक गलत है। तो जहां जहां एक दिख रहा है, मुझे इसमें एक नजर आ रहा है, इसमें एक नजर आ रहा है, ठीक है, इसमें जो है आपने बताने ना कि सही उत्तर दीजिए, एक इसमें आ रहा है गलत है, तो भाई मुझे आंसर बाकी नहीं भी आते तो भी मैं इसको एलिमिनेट कर देता, क्योंकि एक तो हो ही नहीं सकता, बांग्लादेश कहां से आ गया, श्रीलंका आ गया है ना, तो ये हटा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है जी, हमसे पूछ रहा है अबाउट दी प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन। और प्रोहिबिशन देखो आप जानते हैं ना, अनुच्छेद 32 के भीतर सुप्रीम कोर्ट को 5 रिट, अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट को 5 रिट मिलती है। 5 रिट में जैसे क्या आता है, सबसे पहले आता है मैंडमस, फिर आता है उसमें को वारंटो, उसमें आता है सर्ट्योररी, उसमें आता है प्रोहिबिशन, और उसमें आता है दैट इज हिबीस कॉर्पस। तो ये 5 रिटों में से देखो प्रोहिबिशन मतलब कि द लोअर कोर्ट प्रोहिबिटिंग कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स इन अ केस, हाई कोर्ट या जो भी ऊपरी अदालत होती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है, तो जो भी ऊपरी अदालतें होती हैं वो अपने से निचले अदालतों को ये आदेश दे सकते हैं कि आपके पास जो मामले है उसको वहीं पर रोक दीजिए। प्रोहिबिट का मतलब ही रोकना है, तो मामले में कार्रवाई जो हो रही है उसको प्रतिषेध करो, उसको रोक लो, बिल्कुल वन लाइनर है, अनुच्छेद 32 को जो है आप लोग निकाल सकते थे। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि वह राज्य का राज्यपाल है जो उस राज्य के किसी समुदाय का अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित कर सकते हैं, मान्यता दे सकता है। नहीं गाइज, राज्यपाल कैसे कर सकता है, ये शक्ति देश के राष्ट्रपति जी के पास है, न बल्कि राज्यपाल के पास में। पहला ऑप्शन ही गलत है, पहला ऑप्शन गलत है, केवल एक हो नहीं सकता, एक और दो दोनों हो नहीं सकते हैं, या तो ऑप्शन बी होगा या तो ऑप्शन जो है इसका डी होगा। जरा आगे पढ़ते हैं। दूसरा, किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वो दूसरे राज्य में भी ऐसा ही हो। बिल्कुल सही कथन है, ऐसा जरूरी नहीं है, तो ऑप्शन 2 जो है इसका सही आंसर बन जाएगा, एक जो है इसका गलत आंसर है। केंद्रीय बजट, यूनियन बजट, देखो अनुच्छेद 112 पढ़ा है, प्रधानमंत्री की ओर से वित्तीय, ये बात ही गड़बड़ हो गई। मैंने कहा ना जब भी केंद्र में या हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 112 में, तो उसमें जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलता है फ्रेंड्स, उसमें बात करते हैं राष्ट्रपति उसको लेट डाउन करता है, प्रधानमंत्री ने। पहला ऑप्शन गलत है, पहला गलत है, ठीक है, एक दो दोनों हो नहीं सकते। केंद्रीय यूनियन स्तर पर भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुदानों की मांग नहीं की जा सकती, बिल्कुल ठीक है। अगर आपको जो है ग्रांट चाहिए तो ग्रांट के लिए जो है प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट इज मैंडेटरी, तो इसके लिए जो है ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा, तो इसका जो है ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, ये चर्चा में रहे थे, वन लाइनर है, द इंडिया वे एंड वाई भारत मैटर। ये जो है बुक लिखने वाले कौन है, हमारे प्रसिद्ध जो है विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी। इस नई लोकसभा में भी इनको जो है विदेश मंत्रालय सौंप दिया गया है, तो ये जो है एक अच्छा सवाल रहा है। अगला प्रश्न बन रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है हमारे पास में देश और दूसरी तरफ है उसमें समाचार में क्यों रहे। अर्जेंटीना सबसे खराब आर्थिक संकट, यस रहा है, अभी तक जो है संकट चल रहा है, दिसंबर 2023 की न्यूज उठाकर देखो, संकट जो है रहा है। सूडान, देश की नियमित सेना और अर्ध सैनिक बलों के मध्य जो है युद्ध रहा है, बिल्कुल सही कथन है। लेकिन तुर्की, नाटो की अपनी सदस्यता निरस्त कर दी है, ये जो है कथन सही नहीं है, तो इसमें 2 युग्म सही हैं, केवल 1 और 2 जो है सही युग्म है, तो इसका आंसर आप लोग इस तरीके से कर सकते हो। बहुत ज़्यादा जल्दी हो रहा है तो भी आप लोग जो है थोड़ा देख लीजिए। मैंने कहा ना अभी हम लोग आंसर्स की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि कई लोग जो है आंसर्स को पहले खोज रहे हैं। सुमेड पाइपलाइन हमेशा से चर्चा में रहा है, सुमेड पाइपलाइंस की जब भी बात करेंगे तो चर्चा का विषय रहा है, और यूरोप को जाने वाले फारस की खाड़ी के तेल और प्राकृतिक गैस यानी कि नोभर शिपमेंट के लिए जो है एक रणनीतिक मार्ग है, बिल्कुल ठीक है। और सुमेड पाइपलाइन जो है ये रेड सी को जो है मेडिटेरेनियन सी से जोड़ती है, ये भी कथन मुझे सही नजर आता है, तो दोनों ही कथन जो है सही है और व्याख्या भी दोनों की सटीक एक दूसरे से मैच करती है। लाल सागर में किसी भी रूप से बहुत कम वर्षण होता है, बिल्कुल सही कथन है, और लाल सागर में किसी भी नदी का जल प्रवेश नहीं करता, फैक्चुअल चीज़ है, बिल्कुल सही कथन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2। अगर आप नाइल रिवर को लेकर कंफ्यूज हो रहे हो तो नाइल रिवर जो है वो रेड सी में नहीं बल्कि मेडिटेरेनियन सी में जाकर जो है गिरती है। अब आपको याद है ना कि जब भी हम लोग नाइल रिवर पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो है लेक विक्टोरिया से निकलती है व्हाइट नाइल, और यहाँ जो है लेक टाना से निकलती है ब्लू नाइल, और एक जगह पड़ती है खारटोम नामक जगह, और खारटोम में दोनों मिलती है, और उसके बाद जो है नाइल नदी आगे ऊपर बढ़ते हुए भूमध्य सागर जो है वहाँ पर गिर जाती है ना। तो यहाँ कंफ्यूजन मत रखना रेड सी को लेकर, तो आंसर क्या होगा, नहीं 1 और 2 जो हैं दोनों ही बिल्कुल सही इसके कथन नजर आते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हुए बात करते हैं 70 क्वेश्चन पे। ईपीए के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जनों का सबसे बड़ा जो है स्रोत माना जाता है। सबसे बड़े स्रोत की बात करें तो जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करने वाले जो विद्युत संयंत्र हैं उसमें जो है पर्यावरण संरक्षण एजेंसी जो है वो कहती है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो काफी अधिक मात्रा में एमिट होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति, क्या क्वेश्चन बना दिया, वन लाइनर क्वेश्चन बना दिया। क्या पढ़ना था आपने पढ़ना था मीटिंग में पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, है ना। फिर जो है जब 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई तो वहां पर जो है पहली बार डॉक्टर प्रसाद जी को जो है परमानेंट मेंबर के रूप में, अस्थायी सभापति के रूप में नियुक्त किया गया था।
1935 का अधिनियम आप लोगों से पूछ लिया गया है। 1935 के अधिनियम की बात करें, इसका राइट आंसर डी है, ठीक है। 1935 के अधिनियम के संदर्भ में इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ बनाने की बात थी, बिल्कुल सही है, लेकिन ये बना कभी नहीं, आज तक कभी नहीं बना ऑल इंडिया फेडरेशन, लेकिन बोला गया था कि ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जाएगा। रक्षा और विदेश संबंधी मामलों को परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण में रखा गया है। एक बार इसका इंग्लिश देख लेते हैं फ्रेंड्स। पूछा है कि डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर। नहीं, गलत जो है दूसरा कथन हम लोगों से बात कर रहा है, तो इसका जो राइट आंसर मुझे नजर आता है फ्रेंड्स, केवल एक सही है और दूसरा कथन जो है वो गलत है। ये वन लाइनर है, ठीक है, सीधा सीधा। भास ने क्या लिखा है आप जानते हैं, काव्य अलंकार जो है उसको रचयिता कौन है? एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है भामा, तो ये तो आप हटा दीजिए। नाट्यशास्त्र बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो कि भरत मुनि जी के द्वारा जो है लिखी गई है। महाभाष्य, महाभाष्य कितनी बार कहा है कि पतंजलि जो है, पतंजलि ने जो है महाभाष्य लिखा है, तो पतंजलि जो है इन्होंने महाभाष्य लिखा है। अब बचा एक ही हमारे पास में मध्यम व्यायोग, तो मध्यम व्यायोग जो है वो किसका हो जाएगा? दैट इज भास जो है, भास के द्वारा कृत ये जो है एक रचना आती है। और ये प्रश्न जो है ना बन जाते हैं इस तरीके के प्रश्न। कंफ्यूजन कहाँ होती है? देखो ज्यादातर मामलों में क्या होता है ना कि जब भास की बात जब हम लोग बात करते हैं भास की, तो आप ज्यादातर कौन सी बुक उनकी याद रखते हैं? स्वप्न वासव दत्तम, बहुत फेमस है भास की, या जो है चारु दत्तम, वो प्रसिद्ध है। प्रतिमा उन्होंने लिखी है, उन्होंने लिखा है अभिषेक, उन्होंने लिखा है बालचरित, उन्होंने लिखा है दूत वाक्य। तो बहुत से ऐसे जो है बुक्स हैं जो भास ने लिखे, तो ऐसा एक प्रश्न जायज है पूछा जाना। संघभूति, एक भारतीय बौद्ध भिक्षु जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में चाइना की यात्रा की थी, निम्नलिखित में से किस पर भाष्य के लेखक रहे हैं? तो इसका जो राइट आंसर आता है वो आता है सर्वास्तिवाद विनया, ये जो है इन्होंने यहां पर लिखी है। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं कुछ प्रश्नों की ओर। यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची, आप जानते हैं आज हमारे पास में टोटल विश्व धरोहर सूची में कितने प्लेसेस हैं? हमारे पास में जो है 42 कुल मिलाकर जो है प्लेसेस विश्व धरोहर सूची के भीतर जो है शामिल किए जाते हैं। अब उसमें पूछा क्या प्रश्न गया है हमसे? वन लाइनर पूछा गया है कि यूनेस्को द्वारा जारी विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई निम्नलिखित संपत्तियों पर विचार कीजिए। आप जानते हैं शांति निकेतन और होयसल के जो पवित्र मंदिर हैं उनको 2023 में जो है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। ये सही आंसर हो जाएगा, ये सही आंसर हो जाएगा। ये दोनों ही है ना भाई, जिसको जो है शामिल किया गया है, इनमें हम लोग के पास दो ही तो आते हैं। तो इसमें जो है 41वें नंबर पर क्या आया था? शांति निकेतन आया था। और 42वें नंबर पर बात करें तो जो है दक्षिण भारत में अगर हम लोग बात करें तो जो होयसलास टेम्पल रहे हैं, या जो हम लोग बात करेंगे हलेबिट जो समुदाय के जो मंदिर वहाँ पर रहे हैं, इनको जो है सूची में जो है शामिल वहाँ पर किया गया था। आप जानते हैं कि जो है 3 ऐसे मंदिर हुए थे जिन मंदिरों को जो है यहाँ पर शामिल किए जाने की जो है बात छिड़ी थी। तो इसलिए हम लोगों ने क्या कह दिया कि यहाँ पर जो है ये दो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 यानी कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में किनके द्वारा संविधान में किसी भी उपबंध में संशोधन किया जा सकता है? परिवर्तन और जो है निरसन। इंग्लिश में देख लीजिए इसको एक बार 76वें क्वेश्चन को, इसमें लिखा गया है एडिशन, वेरिएशन एंड रिपील। बिल्कुल कर सकते हैं, तो इसमें जो है तीनों कथन आपके जो है सही हो जाएंगे। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, इटली है, जापान है, नाइजीरिया है, साउथ कोरिया एंड साउथ अफ्रीका है। विच ऑफ द अबव countries are frequently mentioned in the media for their low birth rates and or aging population or declining the population? देखो इसका जो राइट आंसर आपको मिलता है ना, इटली बिल्कुल सही जवाब है, चर्चा में रहा है। जापान भी चर्चा में रहा है। नाइजीरिया की हम लोग बात नहीं करेंगे फिलहाल, है ना। दक्षिण कोरिया रहा है, साउथ कोरिया है नहीं। तो इसका आंसर जो बन रहा है 1, 2 और जो है 4, इसका सही जवाब बन रहा है 1, 2 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब है। 78वें क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। आपने मनी बिल पढ़ा है? यस। आर्टिकल 109 में मनी बिल के लिए जो है प्रोसीजर है, बिल्कुल ठीक है। कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अनुच्छेद 110 में मनी बिल की सिर्फ डेफिनेशन लिखी गई है। प्रक्रिया 1 में जो है बिल्कुल सही है। मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, दैट इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा, नॉट इन द राज्यसभा, बिल्कुल राइट आंसर है। द राज्यसभा कैन ईदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट changes but cannot reject it, बिल्कुल सही है। amendment of a money bill suggested by the Rajya Sabha have to be accepted by the Lok Sabha, this is not really mandatory। तो ऑप्शन डी जो है गलत है, चौथा गलत है। इसमें 1, 2 और 3 जो है सही आंसर आते हैं, यानी कि 1, 2, 3 कौन सा आंसर आता है? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। 79th की बात करेंगे। 79th पे हम लोग आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर मुझे नजर आ रहा है, जो सही आंसर बनेगा, ब्रिगेडियर के मामले में जो है बिल्कुल सही कथन है, मेजर के मामले में सही कथन है। तो इसमें जो है ये 2 कथन सही हो जाएंगे और इसके हिसाब से, यानी कि ऑप्शन 1 और 3 जो है इसका सही आंसर बन जाता है। 80th की बात करें
पूर्वोत्तर परिषद यानी कि एनईसी जो है इसकी स्थापना पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा की गई थी। वर्ष 2002 में इसमें जो है अमेंडमेंट लाया गया था। तो इसमें क्या कौन शामिल हुए? राज्यपाल आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, बिल्कुल 3 नए सदस्यों को इसे अमेंडमेंट ने जोड़ा था, गृह मंत्री शामिल होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर जो है वो चारों इसमें सही आ जाता है। यदि संयुक्त राज्य अमेरिका अपने ऋण पर चूक करता है तो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड के धारक भुगतान प्राप्त करने के लिए अपने दावों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये यहाँ पर कह रहा है, बिल्कुल गलत कथन कह रहा है, आप कर सकते हो, ठीक है, सही नहीं है ये कथन। यूएसए सरकार का ऋण कोई मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा समर्थित नहीं होता है, बल्कि केवल सरकार के जो है विश्वास के समर्थन से समर्थित होता है। तो ये कथन जो है मुझे सही नजर आ रहा है। तो ऑप्शन 1 सही नहीं है और ऑप्शन जो है ये सही है। दूसरा, सामयिक उधार बहु उधारकर्ताओं के मध्य उधारकर्ताओं के चूक डिफॉल्ट को जोखिम बढ़ाता है। एक बार इसका इंग्लिश देखना पड़ेगा, जरा टफ लैंग्वेज है ना, एक बार देख लेते हैं इसको कौन सा इसका सही आने वाला है। सिंडिकेटेड lending spreads the risk of borrowing default across the multiple lenders. This is actually a right answer. The syndicate loan can be fixed amount lump sum fund but cannot be credit line. ये जो है मुझे सही नज़र नहीं आता है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, एक जो है सही है और दूसरा जो है इसमें गलत है। अगले की और बात कर लेते हैं। डिजिटल रुपए के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति के अनुरूप जारी की गई राष्ट्रीय सॉवरेन जो है के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल ठीक है। आरबीआई के जो है बैलेंस शीट देयता के रूप में दिखाई देता है। यह अपने डिजाइन के ही मुद्रास्फीति के विरुद्ध बीमाकृत आता है और यह वाणिज्यिक बैंक मुद्रा और नकदी के रूप में जो है स्वतंत्र परिवर्तनीय है। ये बिल्कुल सही कथन है। तो आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा 1, 2 और 4, है ना। गौतम बुद्ध को सामान्यतः दर्शाया गया है। शाक्य मुनि कहते हैं तथागत, मतलब जैसे आया था वैसे ही चले गए, मतलब जैसे जन्म लिया बिना कुछ जो है संसार में लाए हुए, वैसे ही संसार से गए बिना कुछ संसार से ले जाए हुए। तो जैसे आए वैसे ही जो है संसार से चले गए, तथागत। तो 2 और 3 बिल्कुल सही है, एक जो है वो गलत कथन है। तो इसमें 2 और 3 यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बन जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए बात करें तो चंद्रकेतुगढ़ उड़ीसा, पहले तो भाई यहीं पे मुझे कंफ्यूजन स्टार्ट हो गई थी कि केतुगढ़ जो है उड़ीसा कैसे आ गया, ये तो वेस्ट बंगाल का होना चाहिए था, है ना। तो ये जो है कथन बिल्कुल सही है। अब जहां पर भी एक है पहले उसको हटा दीजिए। इनाम गांव महाराष्ट्र में है, ठीक है, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति को जोड़ता है, बिल्कुल ठीक है। मंगडू जो है केरल, ठीक है, केरल यहां पर हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, सही है। और जो है सली हुंडम जो है वो आंध्र प्रदेश में है, सैलकृत मिले हैं, ये जो है सही कथन नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो मुझे नजर आता है वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर नजर आता है। ये कई बार पूछा गया कि भटकल में एक किला किसने बनाया था? कृष्ण देव राय जो है उसने पुर्तगालियों के समय भटकल में एक किले का जो है निर्माण करवाया था। कुछ अंतिम प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। कॉर्नवालिस के द्वारा राजस्व संग्रहण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। सबसे पहले तो भाई जहां रैयतवाड़ी बंदोबस्त आएगा वहां कॉर्नवालिस का नाम नहीं आ सकता, वहां जो है आप लोगों को चलना पड़ेगा थॉमस मुनरो के पास में। तो ये तो कथन ही मुझे बिना पढ़े हुए गलत नजर आ रहा है, ठीक है, ये बिल्कुल जो है सरासर झूठ वाला कथन नजर आ रहा है। बंगाल स्थायी बंदोबस्त के अधीन यदि जमींदार नियत तिथि पर या उससे पहले राज्य को राजस्व का भुगतान करने में विफल होता था तो उससे उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी, बिल्कुल सही कथन है ये वाला। तो ऑप्शन 2 सही है, ऑप्शन 1 जो है वो गलत है, केवल 2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है 88th वाला क्वेश्चन। उपनिषदों में कोई नीति कथा नहीं है? नहीं, उपनिषदों में नीति कथा है तो नहीं है, मतलब ये गलत लिख दिया। उपनिषदों की रचना पुराणों से भी पहले हुई है, ये कथन बिल्कुल सही है। तो केवल 2 जो है इसके सही आंसर आ जाएगा। भारत इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य है, यस। इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल में टोटल 30 मेंबर्स हैं और इन 30 मेंबर्स में से जो है इंडिया, यस, ये भी इसका जो है एक सदस्य है। चावल और गेहूं के निर्यात या आयात के लिए किसी देश को इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य होने आवश्यक है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है केवल 1 बन जाता है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में अभी रिसेंट किसको शामिल किया गया है? गरबा नृत्य जो है इसको शामिल किया गया, 1 लाइनर है टोटल, आप लोग जो है इसको देख सकते हैं। दिसंबर 2023 तक कितने परिसीमन आयोग, अभी कुछ दिन पहले जब सैटरडे को मैंने क्लास की थी, मतलब संडे, यानी कि अगर हम लोग बात करें तो एग्जाम के 1 दिन पहले, तो वहाँ पे मैंने रिवीजन वाले बैच में जो है आपको परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में बताया था। पहली बार 1952 में बना था, फिर 62 में, फिर उसके बाद जो है 72 में और एक लंबा सा गैप लेकर 2002 में जो है इसको बनाया गया था, यानी कि टोटल 4 बार जो है इसको बनाया गया है। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम, मैंने कहा था ना ये आपके जो है परीक्षा में नमक मिला देगा, थोड़ा चटपटा बना देगा। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, मैथिली नहीं, मैथिली कब आई थी? मैथिली आई थी 92वें संविधान संशोधन अधिनियम से 2003 में, है ना। तो इसका राइट आंसर 1 लाइनर है, तो मैं इस पर ज्यादा समय जाया नहीं करना चाह रहा हूं। भारतीय जनसंघ, इसके नेता की बात करें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, बिल्कुल जो है आप लोग जान सकते हैं, बिल्कुल सही जो है इसका कथन बनाया है। सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे कौन? आचार्य नरेंद्र देव जी, तो ये अभी यहां पर रखना मत। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जगजीवन जी, बिल्कुल सही है, पहला और तीसरा का सही है। लेकिन स्वतंत्र पार्टी से श्री राजगोपालाचारी, तो 1 और 3 सही है, मतलब केवल 2 ही युग्म इसमें जो है सही मैच कर पा रहे हैं।
भारत के संविधान के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। नगर पालिकाएं, म्यूनिसिपैलिटीज के लिए भाग 9 का है, बिल्कुल ठीक है ना। आप याद करिए अनुच्छेद 243 पी से लेकर, ठीक है, 243 जेड जी तक के जो मामले हैं वो किस में हैं, वो हैं म्यूनिसिपैलिटीज के लिए। आपात उपबंध संविधान के भाग 18 में, बिल्कुल ठीक है, अनुच्छेद 352, 356, 360। भारतीय संविधान के संशोधन के संबंध में उपबंध संविधान के भाग 20 में है, यानी कि वही 368 आर्टिकल। तो इसका तीनों ही कथन मुझे सही नजर आ रहे हैं, तो 1 2 3 इसका सही हो जाएगा। संविधान के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य व्यापार राज्य सूची, जहां भी अंतर्राज्यीय व्यापार की बात करेंगे राज्य सूची शामिल नहीं होती। अंतर्राज्यीय प्रवचन की बात करेंगे तो ये भी जो है केंद्र के पास रहता है, राज्यों के पास नहीं, ठीक है। निगम कर राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है, गलत है, ऑप्शन सी सही है। अंतर्राज्यीय संगरोध संघ सूची के जो है अधीन एक संघ का विषय है, यानी कि हम लोग यहाँ पर बात करें तो इंटर स्टेट जो क्वारंटीन है वो यूनियन सब्जेक्ट के भीतर आता है। 96 पे बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय में निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, प्राइवेसी की बात करेंगे तो 21। अब थोड़ा सा अगर आप खुराफाती माइंड लगाओ तो 21 की बात करें तो 21 क्या है? प्राइवेसी है, निजता है। तो निजता कहाँ छिपी हुई है? अनुच्छेद 21 के भीतर जो है छुपी हुई है। तो 21 आप लोग जो है याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाइए 97 क्वेश्चन पे। सैन्य सीडीएस की बात करेंगे, चीफ ऑफ डिफेंस असिस्टेंट कमेटी के अध्यक्ष होते हैं, बिल्कुल सही कथन है, बिल्कुल सही कथन है। तीनों सेवाओं में सैन्य कमान का प्रयोग करते हैं। ये थोड़ा मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा है, क्वेश्चन मार्क जरूर रखूंगा, लेकिन मुझे गलत नजर आता है। हालांकि साथ ही जो सहायक अध्यापक है उनका मानना है कि ये बिल्कुल सही कथन है। तीनों जो है विषयों पर रक्षा को सैन्य सलाहकार देगा रक्षा मंत्री जी को, बिल्कुल सही है। तो मेरे अकॉर्डिंगली इसका जो राइट आंसर आना चाहिए 1 और 3 आना चाहिए, लेकिन टीम यहाँ पर जो है मान रही है कि शायद 1 2 3 हो सकता है, तो मैं इसको जो है आयोग के ऊपर छोड़ देता हूँ। मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूरस्थ क्षेत्रों में स्थानीय जन समुदाय के उत्थान के लिए सेना के द्वारा संचालित ऑपरेशन कौन सा था? तो वो ऑपरेशन सद्भावना के नाम से जो है उसको चलाया गया था। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हुए, विश्व के किन्हीं 2 देशों के मध्य सबसे लंबी सीमा निम्नलिखित में से किसके बीच है? ये मैंने प्रॉपर क्लासरूम में करवा रखा है और इसकी मैंने लगभग जो है आपको लिखवाया भी है कि 5525 माइल के आसपास जो है यहाँ पर है, और इसको कहते हैं 49 डिग्री जो लैटिट्यूड लाइन है। तो ये कहाँ पर है? कनाडा और यूएसए के बीच में है। अंतिम प्रश्न की ओर बात करते हैं। लोकसभा में आचार संहिता समिति के संबंध में विचार करना है। प्रारंभ में ये एक तदर्थ समिति थी, बिल्कुल सही कथन है। 2015 तक जो है ये एक एडहॉक कमेटी थी और 2015 में ये इसको बना दिया गया था, परमानेंट या स्थायी कमेटी के रूप में शामिल किया गया था। केवल लोकसभा का ही सदस्य किसी लोकसभा सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कर सकते हैं? नहीं, केवल लोकसभा नहीं आएगा, और यह समिति किसी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकती जो न्यायाधीन हो। ये कथन जो है बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन क्या बन रहा है इसका? 1 और 3 इसका राइट आंसर यहाँ पर बन रहा है। तो ये आज के हमारे कुल मिलाकर जो है 100 प्रश्न रहे हैं। थोड़ा सा मैंने इसको शॉर्ट करना चाहे ताकि आपको जो है आंसर्स भी टाइम से मिल जाए और थोड़ा बहुत जिसमें आवश्यकता लगी उसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाए। बाकी पुनः एक बार सभी को जिन लोगों ने एग्जाम दिए हैं सबको पुनः रिजल्ट के लिए ऑल द बेस्ट है। और बाकी इसी प्रकार से आप लोग जो है चैनल से जुड़े रहिए और लगातार आगे भी जो हम लोग कुछ महत्वपूर्ण डिस्कशन करते रहेंगे। टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल। थैंक यू सो मच। कीप ट्राइंग एंड कीप लर्निंग।